नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 7 फरवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। ऊना के चल रहे 6 नशामुक्ति केंद्र बंद, स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने जारी किए आदेश। नशामुक्ति केंद्रों के नाम पर जिला ऊना में दुकानदारी चलाने वाले केंद्रों पर शिकंजा कसते हुए स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने 6 केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। इन केंद्रों के संचालक अब भविष्य में इनका संचालन नहीं कर सकेंगे। जिला ऊना में अब तक 26 नशामुक्ति केंद्र पंजीकृत हुए थे, लेकिन 6 केंद्रों को बंद कर देने के आदेश के बाद अब जिला में नशामुक्ति केंद्रों की संख्या 20 रह गई है। हमीरपुर जिला में चिट्टे की सप्लाई के आरोप में पकड़े गए भंजाल के नशामुक्ति केंद्र के संचालक के बाद जिला ऊना के तमाम नशामुक्ति केंद्रों की जांच सीएमओ डा एस.के. वर्मा के नेतृत्व में इंस्पेक्शन टीम ने की थी। इंस्पेक्शन टीम ने जांच में पाया कि नशा छुड़ाने की आड़ में कुछ केंद्र तो महज जुगाड़ की गाड़ी से ही घसीटे जा रहे हैं। इन केंद्रों में ठूस कर पशुओं से भी बदतर स्थिति में नशे के आदी रखे हुए हैं। यहाँ तक कि इन केंद्रों में मेडिकल अफसर की व्यवस्था तक नहीं है। नशामुक्ति केंद्रों में रहने वाले लोगों की नियमित स्वास्थ्य जांच तक नहीं होती। यहाँ कौन सी दवा दी जा रही है, इसका भी रिकॉर्ड तक नहीं था। सीएमओ डा एस.के. वर्मा ने बताया कि स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने जिला के 6 केंद्रों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इनमें स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने साबा फाउंडेशन गगरेट, जीवन ज्योत भंजाल, वेलनेस होम कोटलाकला, लास्ट डोर जलगरा, जीवन सुधार हरोली व जीवन ज्योत तब्बा में खुले नशामुक्ति केंद्रों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। होली ग्रेट नशामुक्ति केंद्र में 2 युवकों की मौत। जिला ऊना में खुले नशामुक्ति केंद्र बेशक जीवन देने के उद्देश्य के साथ खुले, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ने कुछ लोगों को असमय काल की गाल में डाल दिया। हरोली व गगरेट के नशामुक्ति केंद्रों में 2 युवकों की संदिग्ध मौत तक हो चुकी है। ऊना जिला में पंजाब के लोग चला रहे केंद्र। हकीकत यह भी है कि पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ सटे जिला ऊना को पंजाब के ही लोगों ने नशामुक्ति केंद्र संचालित करने का सुरक्षित ठिकाना बना लिया। हिमाचल में नशामुक्ति केंद्र पंजीकृत करवाकर पैसे बटोरने का काम किया, जबकि सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। बद्दी अग्निकांड की जांच में जुटी केंद्रीय फोरेंसिक टीम छानबीन में एनडीआरएफ और एसआईटी से भी ली जानकारी। परफ्यूम निर्माता उद्योग में हुए भीषण अग्निकांड के कारणों की पड़ताल के लिए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब चंडीगढ़ की टीम ने छानबीन शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को झाड़माजरी पहुंची और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। सीएफएसएल ने इस दौरान कई सैंपल एकत्रित किए और एनडीआरएफ व एसआईटी से भी छानबीन के दौरान की कुछ अहम जानकारियां हासिल की। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने करीब 5 घंटे फैक्ट्री के भीतर व बाहर छानबीन की और सैंपल जुटाए। इसके अलावा पुलिस जिला प्रशासन ने भी जांच तेज करते हुए घटनास्थल से अलग से सैंपल लिए हैं। एसपी बद्दी की अगुवाई में पुलिस अधिकारियों ने कंपनी के गोदाम को भी खंगाला है, साथ ही राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर छानबीन को आगे बढ़ाया है। पुलिस इस अग्निकांड के मामले में हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है। बताते चले कि इस हादसे में 5 कामगारों की मौत हो चुकी है, जिनमें से एक की शिनाख्त नहीं हुई है, जबकि 5 कामगार अभी भी लापता है। इस हादसे में 29 कामगार घायल हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब चंडीगढ़ के विशेषज्ञों ने मंगलवार सुबह घटनास्थल पर मोर्चा संभाला और भीषण अग्निकांड के कारणों की पड़ताल की। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने स्टोर एरिया सहित फैक्ट्री के भीतर व बाहर से दर्जनों सैंपल जांच के लिए जुटाए हैं। इस दौरान विशेषज्ञों ने केमिकल के स्टोर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रमों सहित इस्तेमाल किए जा रहे केमिकलों की जानकारी हासिल की। मंगलवार को एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मौके का जायजा लिया और आग लगने के कारणों सहित अन्य पहलुओं को लेकर छानबीन की। बताते चले कि पुलिस ने एनआर अरोमा कंपनी प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में अब तक 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 3 प्रबंधक नीलेश पटेल, सिद्धार्थ पटेल और मिलन पटेल फरार चल रहे हैं। शव की शिनाख्त के लिए 3 परिवारों ने लिए डीएनए सैंपल। फैक्ट्री के भीतर से बरामद किए शवों में जिस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसकी शिनाख्त के लिए विशेषज्ञों ने लापता चल रहे कामगारों के 3 परिजनों के डीएनए सैंपल लिए। इन सैंपलों की मदद से शव की शिनाख्त की जाएगी। यह रिपोर्ट अगले 1 सप्ताह में आएगी। बता दें कि डीजीपी ने सोमवार को शव की पहचान के लिए प्रभावित परिवारों से डीएनए सैंपल देने की अपील की थी। कंपनी के मुआवजे के दावों पर भड़के कामगार कंपनी प्रबंधन के घायलों को आर्थिक मदद के दावों पर परिजन भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें कोई सहायता कंपनी की तरफ से नहीं मिली है। मृतक कामगारों के परिजन व अस्पतालों में 4 दिन से भर्ती घायल कामगारों का कहना है कि ठेकेदार ने 5-5 हजार रुपए जरूर दिए, मगर कंपनी की ओर से अब तक कुछ नहीं दिया गया। घायलों के परिजनों में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ रोष पनपता जा रहा है। कंपनी ने अब तक जनवरी का वेतन भी नहीं दिया। कंपनी प्रबंधकों की तलाश तेज। एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने बताया कि सीएफएसएल चंडीगढ़ के विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा कर सैंपल लिए हैं। इसके अलावा पुलिस ने भी अपनी जांच तेज करते हुए सैंपलिंग की है और कंपनी के अन्य ठिकानों पर जाकर छानबीन की है। कंपनी के फरार प्रबंधकों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अभी तक उनका सुराग नहीं लग पाया है। एसआईटी ने विभागों से मांगा परफ्यूम फैक्ट्री का पूरा रिकॉर्ड। एसआईटी ने झाड़माजरी की परफ्यूम फैक्ट्री अग्निकांड की गहनता से जांच शुरू कर दी है। इसके तहत सभी संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड तलब किया है। एसआईटी ने उद्योग, राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण, राज्य कर एवं आबकारी विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजली बोर्ड, अग्निशमन विभाग व टीसीपी सहित अन्य संबंधित महकमों को बाकायदा नोटिस जारी कर एनआर अरोमा से संबंधित सारा रिकॉर्ड तलब किया है। एसआईटी की पड़ताल ने फिलवक्त विभागीय अधिकारियों में खलबली मचा दी है। बता दें कि वर्ष 2006 से उत्पादन कर रही एनआर अरोमा ने 2010 में अपनी इकाई का विस्तार किया था। सूत्रों के अनुसार उक्त उद्योग में तब से लेकर अब तक खामियों पर संबंधित विभागों ने नजरअंदाज क्यों किया, इसे भी जांच के एक पहलू के तौर पर खंगाला जा रहा है। पिछले 3 वर्षों की निरीक्षण रिपोर्ट कंपनी ने इस अवधि में यदि कोई उल्लंघन किए हैं तो उसके एवज में जो नोटिस जारी किए गए हैं। एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने बताया कि संबंधित विभागों से रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है। यह सब जांच का हिस्सा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को बाद दोपहर करीब 3:30 बजे झाड़माजरी स्थित अग्निकांड स्थल का दौरा करेंगे और प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। अग्निकांड में लापता कामगारों का सुराग नहीं। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत झाड़माजरी स्थित एनआर अरोमा कंपनी में हुए भीषण अग्निकांड में लापता 5 कामगारों का 5वें दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है।
दरअसल फैक्ट्री को अनसेफ घोषित किए जाने के बाद से सर्च ऑपरेशन बंद है। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम फैक्ट्री के ज्यादातर हिस्से में खोजबीन कर चुकी है। सिर्फ फैक्ट्री का एक क्षतिग्रस्त हिस्सा जिस पर ज्यादा मलबा पड़ा है, उस एरिया में खोजबीन करना बाकी है। प्रशासन को अंदेशा है कि फैक्ट्री के इसी हिस्से में लापता कामगार हो सकते हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञों की छानबीन पूरी होने के बाद फैक्ट्री के इस हिस्से में दीवारें तोड़ एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के जवान दाखिल होंगे। फोरेंसिक विशेषज्ञों की जांच पूरी होने के बाद फैक्ट्री के एक हिस्से को तोड़कर बचाव दल भीतर दाखिल होंगे और मलबे में लापता कामगारों की तलाश करेंगे। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के जवानों ने तकरीबन पूरी फैक्ट्री की सर्च कर ली है। एनडीआरएफ के मुख्य निरीक्षक नफीस खान ने बताया कि चौथी मंजिल में प्रशासन के आदेश मिलते ही सर्च अभियान शुरू कर दिया जाएगा। भवन का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त। एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल ने बताया कि फैक्ट्री के ज्यादातर हिस्से में सर्च की जा चुकी है। ऊपरी मंजिल पर एक हिस्सा गिर चुका है, वहां मलबे में लापता कामगारों के होने की आशंका है। अनसेफ हो चुकी फैक्ट्री के इस हिस्से में दाखिल होने के लिए भवन का कुछ हिस्सा गिराना होगा। इस कवायद को फोरेंसिक जांच पूरा होते ही शुरू कर दिया जाएगा। इन कामगारों की तलाश। अभी तक लापता चल रहे कामगारों जिनमें चंपो निवासी गांव बड़ो, डाकघर कांडला चंबा, काजल पुत्री राजीव जिला बदायूं उत्तर प्रदेश, पुत्री बाली प्रसाद काजल भारती निवासी कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कल्पना अहिरवार पुत्री कैलाश अहिरवार जिला छतरपुर मध्य प्रदेश व विजय दुबे पुत्र नागेंद्र दुबे निवासी दुबे छपरा डाकघर गुंडी थाना बंदरा जिला आरा बिहार का सुराग नहीं लग पाया है। इसके अलावा एक कामगार की बरामद लाश की शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। अफगानिस्तान के रास्ते अवैध रूप से पहुंच रहा ईरानी सेब, हिमाचल के बागबानों को हो रहा ज्यादा नुकसान। ईरान का सेब अफगानिस्तान के रास्ते से अवैध रूप से आयात हो रहा है। इससे हिमाचल के बागबानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और विधायक ठियोग कुलदीप राठौर ने कही है। कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मामले पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। उन्होंने सांसदों से भी इस मामले को केंद्र के समक्ष प्रमुखता से उठाने की मांग की है। श्री राठौर ने कहा कि हिमाचल के 20 से 22 विधानसभा क्षेत्रों में सेब पैदा होता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी उन्होंने मांग की है कि वह भी केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को उठाएं ताकि प्रदेश के बागबानों के साथ न्याय हो सके। श्री राठौर ने कहा कि इस मामले को वह विधानसभा में भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बागवानों ने कोल्ड स्टोर और सीए स्टोर में सेब रखा हुआ है। इसका मकसद यही रहता है कि ऑफ सीजन में बागबानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल सकें। इसके लिए वे हर महीने सीए स्टोर का किराया देते हैं। इन दिनों बागबान अपने सेब को सीए स्टोर से निकालते हैं, लेकिन इन दिनों दाम ही नहीं मिल रहे हैं। राठौर ने कहा कि यूएसए, तुर्की, इटली, न्यूजीलैंड और पोलैंड जैसे देशों में सेब की पैदावार होती है, लेकिन सेब आयात अफगानिस्तान के रास्ते से रहा है, जबकि अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट का उत्पादन होता है। अफगानिस्तान के साथ हमारे देश की संधि है, इसके चलते वहां आयात शुल्क नहीं लगता। श्री राठौर ने कहा कि इस कालाबाजारी से हिमाचल में सेब के दाम गिर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अवैध रूप से सेब का आयात रोकने में असफल साबित हुई है। यहाँ बनेगी पहली रोबोटिक लैब। डाइट को 22 लाख रुपए की राशि हुई स्वीकृत। ब्रह्मांड की सैर कर सकेंगे स्कूली बच्चे।
जिला बिलासपुर के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला घुमारवी में प्रदेश की पहली स्पेस लैब बनने के बाद अब बिलासपुर जुखाला डाइट में हिमाचल की पहली रोबोटिक लैब स्थापित करने को लेकर कवायद शुरू की गई है। करीब 22 लाख रुपए की राशि इस रोबोटिक लैब पर खर्च की जाएगी। इसके लिए डाइट जुखाला प्रशासन की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जल्द ही हिमाचल की पहली रोबोटिक लैब बनकर तैयार होगी। इस लैब में शैक्षणिक भ्रमण को लेकर आने वाले स्कूली बच्चों के अलावा अन्य लोग लैब में बैठक आसानी से ब्रह्मांड की सैर करेंगे। डाइट जुखाला में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर स्थापित किया गया है, जिसके चलते यहां पर प्रदेश के अलावा अन्य लोग भी भ्रमण के लिए पहुंचते हैं। विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने को लेकर लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश के नन्हे वैज्ञानिकों को विज्ञान की जानकारी आसानी से मिल सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब डाइट जुखाला में हिमाचल की पहली रोबोटिक लैब का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस रोबोटिक लैब में वर्चुअल लैब के साथ ही अन्य ऐसे उपकरण स्थापित किए जाएंगे जो कि यहां पर आने वाले लोगों को ब्रह्मांड की सैर करने का एहसास करवाएंगे। इसके लिए जल्द ही यह उपकरण स्थापित किए जाएंगे। विज्ञान से संबंधित विषय स्कूली बच्चे यहां पर आसानी से पढ़ सकेंगे। इसका लाभ नन्हे वैज्ञानिकों को मिलेगा। इससे जहां बच्चों की रुचि विज्ञान के प्रति बढ़ेगी। सतलुज में बहे बेटे को ढूंढने पर 1 करोड़ रुपए इनाम, किन्नौर हादसे का शिकार बने युवक के पिता ने की घोषणा। किन्नौर जिला में सतलुज नदी में गिरी कार के हादसे में लापता युवक की तलाश में 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर पांगी नाला के पास 2 दिन पहले एक इनोवा गाड़ी सतलुज नदी में गिरने से लापता हुए 2 लोगों में एक चालक का शव गाड़ी से बरामद कर लिया है, लेकिन गाड़ी में सवार वेटरी नाम का अभी तक पता नहीं लग पाया है। लापता युवक वेटरी के पिता ने बेटे की तलाश के लिए 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। लापता युवक वेटरी के पिता सईदाई दुरईसामी ने बेटे की तलाश के लिए 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा को लेकर उपायुक्त किन्नौर डा अमित कुमार शर्मा को व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। इसमें लापता युवक वेटरी के पिता सईदाई दुरईसामी ने उनके बेटे का पता लगाने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। वेटरी के पिता सईदाई दुरईसामी चेन्नई के पूर्व मेयर हैं। लापता युवक वेटरी के पिता सईदाई दुरईसामी ने उनके बेटे का पता लगाने के लिए इनाम देने की घोषणा को लेकर उपायुक्त किन्नौर डा अमित कुमार को भी मैसेज भेजा है। बिलिंग में जंगल गए युवक युवती के शव बरामद, गाड़ी खड़ी कर पालतू कुत्ते को साथ लेकर निकले थे दोनों। पैराग्लाइडिंग घाटी बिलिंग को जाने वाले रास्ते पर बर्फ के बीच युवक और युवती का शव बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार दोनों रास्ते में गाड़ी खड़ी कर पैदल अपने पालतू कुत्ते के साथ जंगल की तरफ निकले थे। युवक के चेहरे को जंगली जानवरों द्वारा नोचा गया है। युवक का पालतू कुत्ता मौके पर ही मौजूद था और जंगल में भौंक रहा था। ऐसे में रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में आसानी रही। क्यास लगाए जा रहे हैं कि बिलिंग से वापस आते वक्त दोनों रास्ता भटक गए या फिर बर्फ में फिसल गए। वहां से निकल न पाने के कारण ठंड से उनकी मौत हो गई। रेस्क्यू टीम द्वारा दोनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए बैजनाथ अस्पताल लाया गया। मृतकों की पहचान अभिनंदन गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी शिवनगर पठानकोट व प्रणीता बालासाहेब कुंभार निवासी पुणे महाराष्ट्र के रूप में हुई है। पुलिस थाना बीड़ के प्रभारी दलीप सकलानी ने बताया कि अभिनंदन गुप्ता चौगान में रह रहा था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर्णवीर सिंह निवासी चौगान और युवक के दोस्तों ने थाने में करवाई थी। दोस्तों के अनुसार अभिनंदन गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते के साथ बिलिंग गया था।
गाड़ी को बिलिंग घाटी के मोड़ पर खड़ी कर पैदल ही जंगल की तरफ निकल गया। शाम तक उसके वापस न आने और फोन पर संपर्क न होने पर दोस्तों ने पुलिस से संपर्क किया। छानबीन के दौरान पता चला कि युवक के साथ एक युवती भी थी। सूचना मिलते ही मंगलवार सुबह माउंटेन पारा रेस्क्यू टीम, बीड़ पुलिस और स्थानीय लोग दोनों की तलाश में जंगल की तरफ निकले। बीड़ घाटी के मोड़ नंबर 7 के ऊपरी जंगल में दोनों के शव बरामद किए गए। रेस्क्यू टीम में माउंटेन पारा रेस्क्यू के मुख्य राहुल व उनके साथ भगवान सिंह, संजय कुमार, राजेंद्र ठाकुर, नीलकमल, राकेश, श्रवण, संजय ठाकुर, सुरेंद्र, जितेंद्र, अभय, मनोज, अजय, रोहित व हरदेव शामिल रहे। वहीं पुलिस टीम में एसएचओ दलीप, एचएसआई विनोद कुमार, एचसीसी रविंद्र बख्शी और रेखा कटोच शामिल रही। 4 दिन पहले पहुंची थी युवती। लोगों के अनुसार युवक अभिनंदन गुप्ता काफी सालों से लैंडिंग साइट के पास सूजा में रहता था। वह ट्रैकिंग भी करता था। उसके साथ जिस युवती का शव मिला है वह तो 2-4 दिन पहले ही अकेली घाटी में पहुंची थी। 5 दिन बाद सूर्यदेव के दर्शन, सफेद आफत ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, अब साफ रहेगा मौसम। प्रदेश में 6 दिन तक हुई बारिश और बर्फबारी के बाद अब मौसम ने करवट बदल ली है। मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान बिल्कुल साफ रहा। मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक मौसम के अब ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई है। तापमान औसत से 2 डिग्री नीचे चल रहा है। प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में बना हुआ है। यहां -8.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। ऊना का तापमान 18.6 डिग्री है, जो प्रदेश के दूसरे शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। सोमवार रात खदराला में 4 सेंटीमीटर, भरमौर में 3, कुफरी में 2, गोंदला में 1 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। इसी दौरान संधोल में 13 mm, मंडी और चौपाल में 10 से 10, सियोबाग, भुंतर और चौपाल में 8, धर्मशाला, कसौल, सुंदरनगर में 7, पालमपुर में 3, बैजनाथ और जोगिंद्रनगर में 2-2 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा। हालांकि फरवरी के अंतिम दिनों में एक बार फिर बर्फबारी की संभावना है। 7 शहरों में पारा 0 डिग्री से नीचे। प्रदेश में 7 शहरों का तापमान 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। कुकुसमेरी में -8.6, समधो -8.2 डिग्री, कल्पा में -5.4, नारकंडा में -3.4, भरमौर में -2.2, कुफरी में -1.7 और रिकांगपियो 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश के अन्य शहरों में शिमला 0.8, धर्मशाला 3.2, पालमपुर 1, हमीरपुर 3.3, चंबा 3, मंडी 4.1, बिलासपुर 6.9 और ऊना 3.5 डिग्री सेल्सियस। जनवरी में 93% सूखा। प्रदेश में करीब 6 दिन तक रहे बारिश और बर्फबारी के क्रम ने 122 सालों का सूखा तोड़ दिया है। 31 जनवरी को प्रदेश में करीब 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इस बारिश ने दिसंबर और जनवरी में सामने आए सूखे को तोड़ दिया है। जनवरी में 93% सूखा दर्ज किया गया है। इससे पूर्व 1966 और 2007 में प्रदेश में इस तरह के सूखे के हालात बने थे। बीजेपी कार्यकर्ता तैयार, कांग्रेस वर्कर को प्लान का इंतजार। भाजपा ने प्रदेश की 4 सीटें जीतने के लिए मेगा प्लान तैयार कर कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने का एजेंडा थमा दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश की सत्ता में काबिज कांग्रेस के वर्कर पार्टी के प्लान का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं
कि सत्ताधारी दल कांग्रेस सत्ता के बूते ही वैतरणी पार लगाने के मूड में है। भाजपा राम मंदिर के बहाने सियासी नैया पार लगाने से लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के बनाए मोर्चों एवं प्रकोष्ठों से सभी को साधने की रणनीति पर आगे बढ़े वाली है। भाजपा ने कांगड़ा के धर्मशाला से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी रैली करवाकर चुनावों का शंखनाद कर दिया है। इसके अलावा जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक हाई पावर की मीटिंग भी की गई है। इस मीटिंग में लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के साथ साथ मत प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सभी जिला अध्यक्षों से लेकर मंडल अध्यक्षों तक की जिम्मेदारियां तय कर दी है। दूसरी ओर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता लोकसभा चुनावों को लेकर हिमाचल नहीं आया है। नहीं, अभी तक पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर कोई प्लान कार्यकर्ताओं से साझा किया है। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के जरिए सीधे गांवों तक पहुंच रही है, लेकिन पार्टी स्तर पर प्रयास आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जिससे कार्यकर्ता असमंजस में हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने अपने स्तर पर बैठकें कर आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेता के आने से कार्यकर्ताओं के हौसलों को और बुलंदी मिल सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले विशेष ग्राम सभा। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा। इसके साथ ही 18 साल की आय पूरी कर चुके दिव्यांगों और तृतीय लिंग थर्ड जेंडर को मतदान की जानकारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग ने ये 2 बड़े फैसले लिए हैं और इन्हें अमल में लाने के लिए पंचायती राज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले समझौता ज्ञापन के तहत निर्वाचन विभाग और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग मतदाता जागरूकता अभियान जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए पारस्परिक सहयोग करेंगे। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूहों, युवक मंडलों, समुदाय आधारित संगठनों और महिला मंडलों के सहयोग से स्वीप कमेटियों का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों की मासिक बैठकों की कार्यसूची में मतदाता जागरूकता को सम्मिलित किया जाएगा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान छेड़ेंगे ये 2 महकमे। दूसरे ज्ञापन के तहत निर्वाचन विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग करेंगे। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निर्वाचन विभाग को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके दिव्यांगजन और तृतीय लिंग नागरिकों की सूची प्रदान करेगा, ताकि सभी पात्र नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निर्वाचन विभाग को दिव्यांगजन व्यक्तियों से जुड़े नागरिक सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं की सूची भी प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन में जिला कल्याण अधिकारियों, तहसील कल्याण अधिकारियों को जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। मतदान प्रतिशतता बढ़ाने की कोशिश कर रहा विभाग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि निर्वाचन विभाग ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग समेत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ MOU साइन किया है। इसके तहत दोनों विभागों के साथ मिलकर ग्रामीण और दिव्यांगों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने का काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग प्रयासरत है। इससे पूर्व विभाग ने शिक्षा विभाग के साथ भी MOU साइन किया है। एक सर्विसमैन कारपोरेशन में चेयरमैन का पद ही खाली, 1 साल से निगम में नहीं हुई नियुक्ति।
कि पैस्को यानी हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कारपोरेशन में लंबे समय से अध्यक्ष नहीं है। यह एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना प्रदेश भर के पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए हुई थी। तैनाती के न होने से जहां एक सर्विसमैन कारपोरेशन के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं, अभी सैनिक वेलफेयर के डायरेक्टर को कारपोरेशन का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है। कारपोरेशन में चेयरमैन के अतिरिक्त 5 से 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर भी बनाए जाते हैं, जिनकी मौजूदगी में बीओडी जैसी जरूरी बैठकों का आयोजन किया जाता है। यह सभी मेंबर भी आर्मी से रिटायर अधिकारी ही होते हैं। बताते चले कि एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन विभिन्न बड़े मेडिकल कॉलेजों, प्रोजेक्टों, वार मेमोरियल इत्यादि में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में पूर्व सैनिकों की नियुक्ति करता है। वर्तमान में करीब 2500 पूर्व सैनिक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में स्थापित सीमेंट कंपनियों चाहे एसीसी हो, अबुंजा हो, इनमें पूर्व सैनिकों के ट्रक भी कारपोरेशन के माध्यम से लगाए जाते हैं, जिसमें पूर्व सैनिकों को आर्थिकी तौर पर लाभ होता है। चेयरमैन की अध्यक्षता में बीओडी समेत कई महत्वपूर्ण बैठकें समय समय पर होती है, जिनमें पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। यही नहीं, निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। 1979 में हुई थी स्थापना। जानकारी के मुताबिक हिमाचल में एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन की स्थापना 1979 में हुई थी, जबकि 1981 में इसने सुचारू रूप से काम करना शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना था, ताकि रिटायर होने के बाद पूर्व सैनिकों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वर्ष 1996 में एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन में सिक्योरिटी एजेंसी भी स्थापित की गई थी, जिसमें पूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्ड के पदों पर विभिन्न बड़े प्रोजेक्टों में तैनाती थी जाने लगी, जिसने बाद में बड़े पैमाने पर काम करना शुरू किया। चुनाव से पहले विशेष ग्राम सभा, 18 साल के ऊपर दिव्यांगों और थर्ड जेंडर के लिए मोर साइन। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा। इसके साथ ही 18 साल की आयु पूरी कर चुके दिव्यांगों और तृतीय लिंग थर्ड जेंडर को मतदान की जानकारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग ने यह 2 बड़े फैसले लिए हैं और इन्हें अमल में लाने के लिए पंचायती राज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले समझौता ज्ञापन के तहत निर्वाचन विभाग और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग मतदाता जागरूकता अभियान जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए पारस्परिक सहयोग करेंगे। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूहों, युवक मंडलों, समुदाय आधारित संगठनों और महिला मंडलों के सहयोग से स्वीप कमेटियों का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों की मासिक बैठकों की कार्यसूची में मतदाता जागरूकता को सम्मिलित किया जाएगा। इसे जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। दूसरे ज्ञापन के तहत निर्वाचन विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग करेंगे। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निर्वाचन विभाग को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके दिव्यांगजन और तृतीय लिंग नागरिकों की सूची प्रदान करेगा, ताकि सभी पात्र नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निर्वाचन विभाग को दिव्यांगजन व्यक्तियों से जुड़े नागरिक सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं की सूची भी प्रदान करेगा,
ताकि उक्त संगठनों से भी मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग प्राप्त किया जा सके। क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी? क्या होता है खास और कैसे होती है पूजा? जाने विस्तार से। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल कर चुके जवाली के ज्योतिषी पंडित विपन शर्मा ने बताया कि वर्ष 2024 में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 02:41 से हो रही है तथा 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। इसके बाद षष्ठी का प्रवेश हो जाएगा। उद्या तिथि 14 फरवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए इस साल वसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त व योग। 14 फरवरी को वसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट तक का समय है। उन्होंने बताया कि इस दिन रेवती, अश्विनी नक्षत्र और शुभ व शुक्ल योग पड़ रहा है। पूजा विधि। 1. बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या सफेद रंग का वस्त्र पहने। उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प लें। 2. पूजा स्थान पर मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मां सरस्वती को गंगाजल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। 3. इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। 4. इस दिन सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला पहनाएं। साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। 5. इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र से मां सरस्वती की पूजा करें। 6. आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर ले और ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। फिर अंत में खड़े होकर मां सरस्वती की आरती करें। अब रेलवे के नक्शे पर उभरता हुआ दिखाई देता है हिमाचल 2500 करोड़ से हो रहा रेल विस्तार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में रेलवे विस्तार के लिए बजट में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन, जिसके लिए पिछले साल 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, उसमें काम में गति आने पर उसको रिवाइज करके 1399 करोड़ किया और 2024 से 25 में 1700 करोड़ रुपए भानुपल्ली बिलासपुर बरमाणा रेल लाइन के लिए स्वीकृत किया है। नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए पिछली बार 450 करोड़ का प्रावधान था, उसमें भी प्रोग्रेस हुई और लगभग 450 करोड़ उसमें व्यय के कगार पर है। इस बार 2024 से 25 में 500 करोड़ का प्रावधान नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए गत वर्ष 450 करोड़ का प्रावधान किया था। 165 करोड़ का लगभग उसमें व्यय हुआ है और पुनः 2024 से 25 में 500 करोड़ का प्रावधान किया है। इस प्रकार 2500 करोड़ रुपए का रेलवे विस्तार की दिशा के अंदर और प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो रेलवे के नक्शे के ऊपर कहीं दिखाई नहीं देता था,
केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिमाचल प्रदेश रेलवे के नक्शे के ऊपर उभरता हुआ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बयान देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट पर दिया गया भाषण देश की दिशा और दशा को निर्धारण करने वाला है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में देश की पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी और एनडीए की तीसरी टर्म और दुनिया में भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। कांग्रेस के शासनकाल 2014 तक भारत 10वें और 11वें पायदान के पर खड़ा था, जिसे विगत 10 वर्षों में 5वें पायदान पर लाकर खड़ा किया और तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। इसका अर्थ यह है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। किसान, गरीब, कामगार, मजदूर, मिस्त्री तथा अन्य विभिन्न प्रकार के काम करने वाला व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, तभी भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए हमें करोड़ों करोड़ों रोजगार पैदा करने पड़ेंगे और विभिन्न प्रकार से हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। एक शब्द के अंदर मोदी ने देश के विकास की एक तस्वीर को और संसद के अंदर प्रस्तुत किया है। राजीव बिंदल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस गति के साथ कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है और कांग्रेस पार्टी परिवार और केवल परिवार वहीं तक सीमित थी और देश, गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता और देश का विकास उनकी प्राथमिकता की ओर से कोसों दूर है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।